Hello, my lovely students out there. This is ARK representing, of course, an Arcanine. Dear all, हम लोगों ने 3 बार कंप्लीट कर लिया लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के ऊपर। जी हाँ, याद रखिएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को बहुत बड़े पार्ट नहीं कर रहे हैं और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो कुछ जो स्टूडेंट, जी हाँ, ज्यादा नहीं, 2-3 स्टूडेंट का ये क्वेरी कंटिन्यू है मेरे पीछे कि सर बड़ी क्लास बनाइए। तो बेटा ऐसा है कि सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं और बाकी स्टूडेंट्स के मॉड्यूल 3 की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, एंड कोई 2 की प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ ना उसको थॉरली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर कर दूं, 30-40 मिनट्स की लैक्सेस इसलिए प्रिपेयर की जा रही है ताकि उतना टॉपिक आप ग्रैब कर लो। यार एक बात बताओ, तुम लोगों से क्वेश्चन तो प्रॉपर सॉल्व हो नहीं रहा है और कह रहे हो बड़ी क्लास सही है। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर 40 मिनट्स 45 मिनट्स का पर लेक्चर रहता है, जिसका बेनिफिट ये है कि आप थॉरली अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ते रहे पूरे दिन, आपको और भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसा जिसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रह गया हो और उसको लग रहा हो ये प्रॉब्लम आ रही हो कि सर 40 मिनट्स की क्लास मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो बेटा और भी तो इंस्टीट्यूट है ना, वो 2-2 3 घंटे का जो लंबा लंबा मैराथन में तुमको खिचड़ी दे देता है, तो वहां पढ़ लो, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पढ़ना। ऑलराइट, यहाँ तो थॉरली पढ़ाऊंगा और सारे सब्जेक्ट्स को इस तरह से लेके चलूंगा ताकि आप लोगों का सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं, सबके लिए वो बेनिफिशियल हो। ऑलराइट, सो खैर लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने बात 3 पार्ट तक कर लिया था, याद रखिएगा। लास्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया था, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन के लिए क्या गवर्नेंस नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जी हाँ, एग्जाम के लिए प्रोबेबल है, फिर कह दूं एडवांस में, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए ना आरबीआई ने ना मास्टर सर्कुलर इन मंथ ऑफ अगस्त 2020, जी हाँ, द मंथ ऑफ अगस्त 2020 एक मास्टर सर्कुलर निकाला और कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ध्यान सुन लो, कौन से बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सर जैसे मतलब एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक वो है बैंक जिसके अंदर ना किसका स्टेक है, मेजॉरिटी स्टेक किसका, गवर्नमेंट का है। ऑलराइट, इन बैंक को बोला कि आपको ना इस सर्कुलर से फॉलो करना पड़ेगा। सर कौन सा सर्कुलर है? सर सर्कुलर कौन सा आ गया सर? सारा डिटेल में बताऊंगा, तुम बस साथ चलो, ढंग से समझो। और ये नोट्स वाला बच्चा प्लीज मेरा क्लास मत देखा करो, आप कहीं भी देखो, ये नोट्स का बात नहीं करेंगे हम लोग, हमको थॉरली पढ़ना है। और मुझे पता है कि मेरा कुछ स्टूडेंट लोग थॉरली पढ़ रहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही क्लास है ये। मुझे यहाँ भीड़ इकट्ठा करना ही नहीं है। ऑलराइट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो एक्चुअली चीज बनने आए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बेकार की बातें नहीं करते हैं, सीधा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और मुझे ये कहना भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 4-5 बार तक मैं ऐसी नॉनसेंस को रिस्पॉन्स नहीं करता, बट अगर एक्सेसिव हो जाए तो आप उन लोगों के लिए नहीं है क्लास यहाँ पे। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मास्टर सर्कुलर की हम बात कर रहे हैं आरबीआई के पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन डेवलप हो सकता है, पूछा गया है और वापस पूछा जा सकता है। एंड अगर पूछा भी नहीं गया तो आपको तो पता होना चाहिए, कल को फ्यूचर में आपका क्लाइंट जो हुआ बैंक हुआ तो उसको सर्विसेज देते वक्त आपको पता होना चाहिए। मास्टर सर्कुलर में याद देखिएगा, मैं पहले फटाफट से बता दूं, जो आरबीआई ने निकाला वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक बेटा आपको ये बातें माननी पड़ेंगी। मैं फटाफट से यहाँ पे एक बात समझा रहा हूँ। पहले कहा उन्होंने कि इस मास्टर सर्कुलर में, जी हाँ, ये जो मास्टर सर्कुलर आरबीआई ने इशू किया था, मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इलेक्टेड डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या बोला, ध्यान सुनना बेटा, ये जो है ना इस मास्टर सर्कुलर का चैप्टर सेकंड का है, जहां पर ये बोला गया कि आप ना अपनी एनआरसी बनाओ, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी बनाओ। क्या बनाओ? नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी बनाओ, जिसके अंदर कम से कम 3 जो होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। ध्यान से अपनी मॉड्यूल के साथ साथ सही साइड में नोट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं आए। मिनिमम कितना होगा? 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आई होप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को मुझे नहीं बताना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। एंड उसमें बोलता है 1/2 क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एक आप मेंबर बनाएंगे कहां से? आपका रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से। जी हाँ, बैंक के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए ये मैंडेटरी होता है कि उनकी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बने। तो यहां ना जो बैंक का हम एनआरसी फ्रेम कर रहे होंगे, क्या? नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सच नॉमिनेशन कमेटी हैव मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड द मेजॉरिटी डायरेक्टर किसका होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितना? 1/2 क्या होंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड एक डायरेक्टर आप कहां से लें? मतलब उस बोर्ड, उस कमेटी के अंदर वो मेंबर जो होगा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से। सर ये हमको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट छोटी सी बात देखो, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेल नॉट पार्टिसिपेट पार्ट या देखिए पार्ट ऑफ कमिटी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए समझिएगा। नॉमिनी डायरेक्टर मतलब आपको पता होगा, नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या है कि अगर
एसबीआई किसी बैंक की पार्टिसिपेशन में मतलब रोल प्ले कर रहा है और वहां पर उसके अंदर याद देखिएगा, आप जानते हैं नॉमिनी डायरेक्टर कब आता है, जब कोई पर्टिकुलर एंटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट से अपना किसी तरह का स्टेक किसी दूसरे बैंक में अगर रख रहा है, ठीक है, इन दैट केस वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नॉमिनी को अपॉइंट कर देता है। क्या वो क्या करता है, जनरली नॉमिनी डायरेक्टर क्या करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ द यू नो बेसिकली ऑनर, उसको रिप्रेजेंट करता है द बोर्ड। बट यहां कहता है कि जो नॉमिनी डायरेक्टर किसका, एसबीआई का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो यहां पर याद रखिए दो ही की बात होने वाली है, तो एसबीआई की या नेशनलाइज्ड बैंक्स की बात समझ में आ रहा है। और बेसिकली नेशनल बैंक्स कौन होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, ऑलराइट। तो जो बैंक नेशनलाइज्ड हुए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं, जिन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक बोल रहे हैं। एसबीआई याद रखिएगा, ऐसी मजे की बात है जो कि बेसिकली इसमें फॉल नहीं होता है, नेशनलाइज बैंक में नहीं होता। नेशनलाइज बैंक कौन से हैं, जो बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर आती हैं 1970 एक्ट और 1980 में, वो नेशनलाइज बैंक है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज बनाया। एसबीआई अपने ही एक्ट से चलता है, याद होगा मेरे बच्चों को, एसबीआई एक्ट 1955 से रन करता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक है बट नेशनलाइज इस कैटेगरी में नहीं आता है, किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस वालों में। सो यहाँ कहता है कि अगर एसबीआई ने नॉमिनेट किया हुआ किसी डायरेक्टर को या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट किया हुआ है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो एनआरसी की कमेटी का मेंबर नहीं बनेगा। देखो, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट पार्टिसिपेट, शैल नॉट बी पार्ट मतलब मेंबर नहीं होगा किसका, कमेटी का। बोलो ठीक है सर, ये बात हो गया। तो नॉमिनेशन कमेटी के अंदर कितना, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेजॉरिटी मतलब एटलीस्ट 1/2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक मेंबर आप कहां से लेके आएंगे, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी से। ही बन गई आपकी कमेटी एनआरसी। सिंपल क्लियर एकदम। फिर कहता है कॉरम की अगर बात कर लें, बोला 3 तो होना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन। जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि कॉरम में चेयरमैन को इंक्लूड किया जा रहा है। अब कॉरम में क्या होता है ध्यान रखना, या तो जो बैंक का बोर्ड होता है ना, बैंक का बोर्ड होता है बेटा, वो जनरली बता देगा कि कमेटी एनआरसी का कौन बनेगा, कौन चेयरमैन कौन बनेगा, तो वो इलेक्ट करके बता देगा भाई ये पर्टिकुलर पर्सन एनआरसी का चेयरमैन होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी आपने प्रोसीजर देखेगा, जो कमेटी है वो अपने में से किसी एक को इलेक्ट कर लेंगे एज अ चेयरमैन। बोला सर ठीक है, ये बात भी हमको याद रहेगा। कहता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक मे बी अ मेंबर ऑफ कमेटी। बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव, याद रखिए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बैंक मेंबर तो बन सकता है, क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है, लेकिन उस कमेटी का चेयरमैन नहीं बनेगा। भाई साहब ऐसा है, आप चेयरमैन है ना बैंक के, आप बैंक के चेयरमैन रहेंगे, आप कमेटी के चेयरमैन नहीं बनेंगे। हाँ, आप अगर नॉन एग्जीक्यूटिव, देखो वर्ड देखना, नॉन एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था खींच के, बहुत चीख के बोल दिया था क्या, कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही को हम किस पोस्ट पर रख रहे हैं, चेयरमैन पे, उसका बोर्ड का, बैंक का बोर्ड का। तो हम यह मान लीजिएगा बैंक के बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वापस नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसका, बैंक के बोर्ड का, कमेटी के बोर्ड का नहीं, कमेटी का नहीं कह रहा हूं, बैंक के बोर्ड का। लेट्स एग्जांपल, एसबीआई एक बैंक, इस बैंक का बोर्ड होगा बेटा, इस बोर्ड में चेयरमैन होगा, और वो चेयरमैन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो वो एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है, ठीक है, एनआरसी का मेंबर बन सकता है, बट चेयर ज्वाइन नहीं करेगा, मतलब चेयरमैन नहीं बनेगा। ये जर्नल सी एस्पेक्ट हमने डिस्कस करिए। सर कहाँ लिखी है, ये जो इतना बड़े पैराग्राफ में आपको बताया गया ना, इसका एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, टाइम बचाएंगे, ठीक है। सो बात पकड़ में आया, ऑलराइट सर, एनआरसी हमको समझ में आ गया। सर बनाना पड़ेगा, हाँ जी, आरबीआई का सर्कुलर है, मतलब डायरेक्शन से करना पड़ेगा किनको, पब्लिक सेक्टर बैंक को। ऑलराइट सर, ना अब यहां पर देखो एक इंटरेस्टिंग लाइन और मैंने हाईलाइट कर रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। देखो, इन केस द एब्सेंस ऑफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर रिजल्ट इन वांट ऑफ quorum, द बोर्ड में nominate any other non-executive director in his place for meeting. At the time of constituting this committee, the board can decide its tenure. जी हाँ, टेन्योर कितने ड्यूरेशन तक रहेंगे ना, ये भी बोर्ड का, बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा कि कमेटी में जो डायरेक्टर अपना रोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ मेंबर, उनका ड्यूरेशन कितना रहेगा, वर्किंग ड्यूरेशन मतलब उनकी, वो अपनी सर्विसेज कब तक प्रोवाइड कर सकते हैं, टेन्योर। सर ये क्लियर हुआ। बट सर ये वाली लाइन क्या कहती, इन केस ऑफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर रिजल्ट्स इन वांट ऑफ quorum, अगर मान लीजिएगा मिनिमम quorum एनआरसी की हमने बोली 3 है,
बट अगर वो कॉलम फुलफिल नहीं हो रही है, किस रीजन से नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टेड है कोई या एब्सेंट है, इन दैट केस क्या हो सकता है, बोर्ड किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ quorum and that particular meeting, for that particular meeting, याद रखिए for the meeting बोल रहे हैं यहाँ पे, उस मीटिंग के लिए। क्लिक डाउन। अब मैनर प्रोसीजर की हम बात करें तो यहाँ पर ना अब देखो स्टार्ट होता है और आगे आगे का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एनआरसी का काम क्या है, इवैल्यूएट करना उन कैंडिडेट्स को जो इलेक्ट होना चाहते हैं बोर्ड में, बैंक के बोर्ड में एज अ मेंबर, वो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं बैंक को एज अ डायरेक्टर। तो यहां पे एनआरसी इवैल्यूएट करेगी इलेक्शंस को कि भैया ये जो कैंडिडेट है इसने अप्लाई किया है, मान लीजिएगा कि एज अ यू नो व्हाट ही वांट्स टू बी यू नो व्हाट डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड। तो सर अब क्या करें, जब बोर्ड में डायरेक्टर का रोल प्ले करना चाहता है तो इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा। उस इवैल्यूएशन को याद देखिए एनआरसी तो करेगा, बट आरबीआई के डायरेक्शंस में कुछ बताया गया है कि उन बातों को ध्यान रखना है। जैसे एज की अगर बात करें तो एज 35 टू 67 सॉरी, कितना एज बोल रहे हैं, 35 टू 65। ये किसके लिए कह रहा हूं, जब बैंक के बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है किसी भी बैंक के, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल हम कोड कर लेते हैं, मान लीजिएगा एसबीआई है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो एसबीआई है सर, ऑलराइट, या पंजाब नेशनल बैंक है, कई बच्चों को एग्जांपल दे दूंगा भैया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, अगर इन बैंक्स के आप ध्यान से देखें, जब इनकी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन होती है और हो जाती है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए, या अब जब आरबीआई ने ये डायरेक्शंस दी हैं तो उनके इन बैंक्स के बोर्ड में ये बातें होनी चाहिए। क्या इनमें जो डायरेक्टर होगा, जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा उसकी एज 35 टू 67 इसके बीच होगा। फिर कहता है जी इसकी क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है कम से कम भाई साहब ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट सर, हाँ जी ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे एक्सपीरियंस, तो कहता है जी अगर एसबीआई के में किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही है तो एसबीआई में एक्ट में ना सेक्शन 19A है, एसबीआई एक्ट 1955 का सेक्शन 19A है उसे, या अगर कोई और नेशनलाइज्ड बैंक में हो रहा है तो आपको क्या करना है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980 में कुछ अदर क्वालिफिकेशन और बताएंगे, उन्हें भी आप कंसीडर कर लीजिएगा। सर हमें क्या पता लगेगा क्या क्वालिफिकेशन है, बताते हैं अभी, पहले यहां पाओ देखो। तो पहले हमने देखा एज क्राइटेरिया 35 टू 67, याद रखिएगा मेरे साथ बोलते रहेगा 35 टू 67, ऑलराइट सर। कितना, एटलीस्ट कितने पढ़े लिखे हो, एटलीस्ट एजुकेशन बैकग्राउंड का ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस एंड फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करें, स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर ऑफ द मैटर्स एन्यूमरेटेड 19A। अब से 19A क्या है, आओ देखो 19A यहां पर डेटा पूरा मिल जाएगा, किसका, बैंक्स का। सेंट्रल बेसिकली डिपॉजिटरी है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। यहां आइएगा सेक्शन 19A, ध्यान से स्क्रीन पर आ जाओ बेटा एक बार फटाफट से, बस काम खत्म करें इसका भी हम अच्छे से। 19A क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, एसबीआई की, एसबीआई का ओपन करके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कहता है किसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वन और मोर, या तो एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी में, बैंकिंग, कॉर्पोरेशन इकोनॉमीज, फाइनेंस, लॉ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एनी अदर एरिया स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ और एक्सपीरियंस इन द व्हिच द ओपिनियन ऑफ द आरबीआई शैल बी यूजफुल टू द स्टेट बैंक। सॉरी कैसे याद रखेंगे, सिंपल है ना, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, या आप इसमें बात करेंगे बैंकिंग, फाइनेंस है, इकोनॉमी है, लॉ है, ठीक है, ये यूजुअल सब्जेक्ट्स हैं अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये नॉर्मली बैंकिंग इंडस्ट्री में, जी हाँ बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो इन्हीं सब्जेक्ट्स पे एक्सपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 19A एसबीआई एक्ट का बता रहा है कि क्या होना चाहिए उस बंदे की, एक्सपीरियंस, ठीक है, ऑलराइट। देखो ठीक है सर, ये हमने दूसरा काम भी यहाँ कर लिया, तो ये हमको पहला बात हमारा क्लियर हो गया, एज क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होगा, ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए, सेक्शन 19A ने बोला कि वो भाई साहब का ना एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस, वन और मोर इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस हो सकता है, या फाइनेंस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, लॉ है, ऐसी इंडस्ट्री में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑलराइट सर, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, ध्यान से सुनते जाना मेरे बच्चों, ध्यान से, ठीक है।
कहाँ वो डिस्क्वालीफाइड होगा? अब डिस्क्वालीफाइड कब हो जाएगा? अगर वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंटरेस्टेड हो गया। जैसे कहता है नॉट बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एनी बैंक, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी या नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। सर ये क्या है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी? अभी छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं उसका, डिटेल में बाद में बताऊंगा। देखो समझो, ऐसी कंपनी जिसे बोलते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। जी हाँ, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, इसे बोलते हैं नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। ये क्या करती है? ये बैंक्स के शेयर्स होल्ड कर रही हैं मैडम, तभी इनको यहाँ पकड़ के लेकर आए हैं। ठीक है, बैंक्स के शेयर्स होल्ड कर रही हैं तभी यहाँ पर इनका रोल पकड़ में आया। अदरवाइज बोलेंगे सर जब ये सर ये जो बैंकिंग की जो पैरा एक्टिविटीज है वो कर ही नहीं रही है तो फिर इसका रोल यहाँ पर क्या है? बट क्योंकि ये मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करती है बैंक्स अंदर, दैट्स व्हाई इसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है। तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन में कंसीडर करेगी, बोलता कि देखिए भैया आप मेंबर नहीं होंगे। मेंबर किस चीज के मेंबर नहीं होंगे? मेंबर ऑफ द बोर्ड, मतलब किसी बैंक में, दूसरे बैंक में, या आप किसी ऑफ कोर्स आरबीआई के अंदर, इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी या फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी में आप क्या नहीं होंगे? उसके डायरेक्टर नहीं होंगे। सर ठीक है, तो यहां आप देखिएगा किसे? एनी बैंक, आरबीआई, इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। सर हमको भूल जाएंगे, साइड में लिख दो हाईलाइट करके, छोटा छोटा नहीं भूलोगे। फिर कहता है बैंक इंक्लूड्स बैंकिंग कंपनी, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, या नए नए बैंक जैसे डेवलप होते चल जाते हैं और नए बनने का मतलब बना और वो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में आया, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में है। ठीक है, मेजॉरिटी जो है होल्डिंग बैंक गवर्नमेंट के हाथ में है, तो हम बोल रहे हैं नए बैंक्स, कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। ऑलराइट, ध्यान से रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक को भी यहाँ कवर कर रहा है, मतलब सर यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ऑफ कोर्स बैंक की डेफिनेशन में यहाँ किस चीज को इंक्लूड कर रहा है? ध्यान सुनना, बैंक की डेफिनेशन किसको इंक्लूड कर रहा है? जब हम ऊपर बोल रहे हैं द शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एनी बोर्ड ऑफ एनी बैंक, जब बोल रहे हैं एनी बैंक तो यहाँ बैंक को यहाँ पे कवर कर रहा है, चाहे वो, अब देखो यहाँ पे एक ध्यान सुनना, हम जब बोल रहे हैं बैंकिंग कंपनी स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि वो पीएसबी हो, पब्लिक सेक्टर बैंक ही हो। बात पकड़ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई पर्सन मेंबर है किसी भी बैंक का, एनी बैंक, तो वर्ड आता है ना माइंड में एनी बैंक, तो एनी बैंक को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर में ही हो। कौन? जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे बैंक में, हो सकता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक ही हो दूसरा, या रीजनल बैंक हो, या कोऑपरेटिव बैंक्स हो, या ऐसा भी तो हो सकता है सर कोई कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक हो, राइट, या एसबीआई हो। अगर उन बैंक्स में वो क्या है? डायरेक्टर, तो भैया इसका पीएसबी बैंक में जिसमें आप इसको अपॉइंट करने जा रहे हैं सर, डायरेक्टर नहीं करेंगे, डिस्क्वालीफाइड है ये। ठीक है, एंड a person connected with the hire purchase, financing, money lending, investment, leasing, other para banking activities, para का मतलब जो core business banking activities है, उसको भी आप क्या नहीं करेंगे? कंसिडर करेंगे एज ए डायरेक्टर फॉर इलेक्शन। ऑलराइट सर, ये भी याद हमको हुआ। कैसी कैसी एक्टिविटी? हायर परचेज, या हम बात करें किसका? फाइनेंसिंग, मनी लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, इसके अंदर अगर एंगेज। लेकिन सर मैं तो सर एक इन्वेस्टर हूं सर। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप मैनेजरली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मैनेजर कंट्रोल का मतलब आपके पास मेजॉरिटी है अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर, किसके अंदर? जो देखो, अगर आप क्या हैं यहाँ पर? इंटरेस्टिंग, इन्वेस्टर ऑफ सच एंटिटीज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इफ दे डू नॉट एंजॉय एनी मैनेजर कंट्रोल इन देम। लेकिन अगर वो मैनेजर कंट्रोल नहीं कर रही है तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, इन्वेस्टर्स चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर कोई एंटिटी किसके एंगेज है? हायर परचेज, फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, या कोई अदर बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, और उसमें आप क्या है? उससे आप कनेक्टेड है। मान लीजिए मिस्टर ए जिनकी अपॉइंटमेंट हमको डायरेक्टर करनी है इन पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टर है ये मान लीजिएगा ए कंपनी, मान लीजिएगा ए लिमिटेड है, जो बेसिकली
या तो हायर परचेज का काम करती है, फिनेंसिंग का काम करती है, मनी लेंडिंग का काम कर रही है, या इन्वेस्टमेंट का वो काम करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नाम सुना होगा मेरे बच्चों ने, या लीजिंग का काम करती है। अब इसमें इंटरेस्टेड कैसे होंगे, जब उन्होंने यहाँ पर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टमेंट इतनी वैल्यू नहीं रखता है जिससे वो इसके मैनेजियल कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें, तो याद रखिएगा फिर यहाँ पर वो उन्हें हम यहाँ कनेक्टेड पर्सन नहीं समझेंगे, मतलब कंसर्न नहीं समझेंगे, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन अगर ये एज ए इन्वेस्टर इसे कंट्रोल करते हैं, मतलब उसके मैनेजमेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ये डायरेक्टर मिस्टर ए, याद रखिए मिस्टर ए अगर कंट्रोल करते हैं तब हम यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एज अ डायरेक्टर ऑफ पीएसबी। सर दो बातें याद और हो गया हमको डिस्क्वालिफिकेशन का। तो भैया आप डायरेक्टर नहीं होगे किसी भी बैंक के, किसी इंश्योरेंस कंपनी के, या बात करेंगे याद रखिएगा इसके अलावा हमने बात किया क्या सर इंश्योरेंस कंपनी, हाँ जी नहीं हो सकते हैं ये नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट कहता है नो पर्सन शैल बी और मे बी इलेक्टेड री-इलेक्टेड ऑन द बोर्ड इफ ही हैज सर्व्ड एज अ डायरेक्टर। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे एक बार, इलेक्टेड और री-इलेक्टेड board of a bank if he she has served as a director in past on the board of any bank, finance institution, RBI, insurance company under any category for 6 years whether continuously or intermittently। अगर आपने ना मतलब मान लीजिए एक अज्यूम करते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए, अगेन मिस्टर ए किसी भी बैंक में, बोलते हैं एनी बैंक, लैंग्वेज देखिएगा, बैंक, आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनी, या इसके अलावा हम बात किसी की थे, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, एनी बैंक हो सकता है, आरबीआई होता है, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। याद देखिएगा यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, हो सकता है हमने ज्यादा गेस्पिच कर दिया, आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है, अपना मुख पे भी कर लीजिएगा, साइड में नोट भी कर लीजिएगा। अगर मिस्टर ए ने ना इनमें से किसी भी में भी अपनी सर्विसेज, इनमें से किसी में भी अपनी सर्विसेज एज डायरेक्टर 6 ईयर्स तक दे दी हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे दिए हो या इंटरमिनेंट का मतलब समझते हैं, 2 साल वर्क किया था फिर 1 साल तक नहीं किया था, फिर उसके बाद में 2 साल किया, तो ये 2 ईयर प्लस 2 ईयर, फिर 1 साल गैप कर दिया, फिर 2 ईयर, तो ये टोटल 6 ईयर तक वो काम कर चुके हैं किसी भी बैंक में एज ए डायरेक्टर, आरबीआई के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इंश्योरेंस कंपनी में, तो फिर वो भी एलिजिबल नहीं है वापस बनने के लिए। ऑलराइट, कई सारे रीजन होते हैं बट स्पेसिफिक रीजन का ये है कि कहीं ना कहीं ना याद रखिएगा एक क्राइटेरिया आरबीआई की तरफ से यही है कि आप अब अपने एक ऐसा पर्सन आप 6 साल तक अपनी सर्विसेज एज ए डायरेक्टर किसी बैंक को दे सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं, ठीक है, देन देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रोटेशन, न्यू कमर्स ऐड होने चाहिए, ठीक है, आप उठा के पूरा डिटेल चेक कर लो, ये रियलिटी है ना। अगर हम आगे देखें, चलिए नाउ कैंडिडेट नॉट एंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग में नहीं होगा, डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं अभी बता दूं आपको मेरे बच्चों, एग्जाम के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, ये एस्पेक्ट ध्यान से देखते चले जाओ। हमने जहां देखा कि भैया नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्टर नहीं बनने का, ठीक है, हायर परचेज, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, लीजिंग, ऐसा बिजनेस में नहीं होना। अगर इन्वेस्टर हैं आप ठीक है चलेगा, लेकिन मैनेजमेंट अगर कंट्रोल कर रहे हैं उसका, तो आप वहीं कंसिडर नहीं करेंगे। ऑलराइट, या आपने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे दी हैं 6 साल किसी बैंक में एज ए डायरेक्टर, या बात करेंगे हम चाहे आरबीआई में दियो, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दियो, या इंश्योरेंस कंपनी में दी है, या फिर आप स्टॉक ब्रोकिंग का काम कर रहे हो, हर्षद मेहता बनने वाले हो, बन गए हो, मतलब आप स्टॉक ब्रोकिंग कर रहे हो और बैंक से तो कनेक्शन आपको होने नहीं देंगे। ऑलराइट ना, या फिर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या स्टेट लेजिस्लेचर, या म्युनिसिपैलिटी, या लोकल बॉडीज के अगर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब बिलोंग कर रहे हैं, वहां कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, एमएलए या एमपी हैं आप, इन दैट केस बोला आपको भी भाई सब नहीं आएंगे आप यहाँ पे। ऑलराइट, बैंक को है ना फेयर प्रैक्टिसेस करने के लिए समझना बहुत सिंपल सी बात है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता यार, सिंपल सी बात है, समझो, वो एमएलए एमपी है, म्युनिसिपैलिटीज है, अगर वो इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा तो गड़बड़ है भैया, इंटरेस्टेड हो जाएगा, वहां फेयर पर्सन चाहिए। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे कहता है नॉट एक्टिंग एज ए पार्टनर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन विच करंटली एंगेज एज अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक और एसबीआई। अगर मान लीजिए हो सकता है कि एसबीआई के या किसी नेशनलाइज्ड बैंक के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं भाई साहब, मतलब वो फर्म है, फर्म का वो पार्टनर है, तो बोला ये भी नहीं,
फर्म एबीसी एंड एसोसिएट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, मान लीजिए एसबीआई बैंक का सेंट्रल है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांचेस का तो होता है, मान लीजिए हम सेंट्रल बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो ब्रांचेस वाला भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ना वो पार्टनर जो फर्म का वो भी कंसिडर नहीं होगा। सेकंड सेम कहता है कैंडिडेट शुड नॉट एक्टिंग एज अ पार्टनर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इन व्हिच ही इज करंटली एंगेज्ड इन स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर कॉन्करेंट ऑडिटर और बैंक इन व्हिच नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन फाइल्ड। बोलो वो भी, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कह रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग वर्ड आ गया, किसका कर रहा है, किसी ब्रांच का है या कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द बैंक इन विच नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन इज फाइल्ड, जिसमें नॉमिनेशन, अब ब्रांच की बात हो रही है, ध्यान सुनना, जैसे एसबीआई का, ध्यान सुनो बेटा, एसबीआई का मान लीजिएगा एक जयपुर ब्रांच, जयपुर में कई ब्रांच है ना, अब यहाँ पे जो हेड ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर ये भाई साहब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, ए बी एंड एसोसिएट्स ये अपनी सर्विसेज दे रही है, ध्यान सुन जाना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है, ये अपनी सर्विसेज दे रही है, और एसबीआई के अंदर नॉमिनेशन हो रही है डायरेक्टर्स की, तो यहाँ इसका पार्टनर है ना, यहाँ पर ये भी नहीं, यहाँ पर एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये ब्रांच के ऑडिट कर रही है इनकी फर्म। ऑलराइट, बांधते होंगे मेरे बच्चे ब्रांच ऑडिट के लिए, उम्मीद है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं यार, आगे पढ़ाएंगे सेक्रेटरी ऑडिट में। सर ये बातें याद हुई आप लोगों को, आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं अपने कहीं सर्विसेज अपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा हो, दूसरा हमने देखा किसी बिजनेस हायर परचेज लीजिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये पैरा बिजनेस बैंकिंग एक्टिविटीज में एंगेज नहीं होना चाहिए। सेकंड में हमने देखा कि अगर वो 6 ईयर प्रोवाइड कर चुका कंटिन्यूस इंटरमीडिएट केसेस में भी किसी बैंक को, इंस्टीट्यूशंस को या इंश्योरेंस कंपनी को या फिर आरबीआई को, तो भी ये भाई साहब एलिजिबल नहीं है। आप स्टॉक ब्रोकिंग का काम करें तो भी नहीं होंगे, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या एमपी एमएलए, ऑलराइट, या म्युनिसिपैलिटी या लोकल बॉडीज के आप में पोजीशन होल्ड करते हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स आप क्या सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो आपके पार्टनर भी एलिजिबल नहीं है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स अगर आपके पार्टनर्स इसकी ब्रांचेस की ऑडिट कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं है। ये डिस्क्वालिफिकेशन का बात हमने किया। अब यूजुअली कहता है कम से कम 3 साल के तो अपॉइंट करेंगे, मैक्सिमम कितना 6 ईयर, तो 3 साल ये लिखिए, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 6 ईयर। Shall hold office for 3 years and be eligible for re-election provided it says no such director hold office for period exceeding 6 years, 6 साल से ज्यादा आपको होल्ड नहीं करने देंगे। अभी ऊपर क्राइटेरिया समझा कर आया हूं, समझ में आया? ये वाला क्राइटेरिया दिखा ना हम लोग, यही तो हम इस पे फोकस कर रहे थे। देखो यू टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्लियर है? अगर पहले से हो चुका है तो फिर ठीक है भैया, वो आप नहीं आओगे, ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर हुआ। टेन्योर में कोई डाउट नहीं होगा मेरे बच्चों को। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं इनका प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन। इंटरेस्टिंग है भी, प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन। The candidate should neither have any business connection, अब देखो बिजनेस कनेक्शन के अंदर लैंग्वेज का यूज करिए, लीगल सर्विसेज, बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, लीगल सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज एक्सेट्रा विद द कंसर्न बैंक, nor should be engaged in activities which is might result in conflict of business interest with that bank। अब ध्यान सुनना मेरी बात को। मान लीजिएगा हम एग्जांपल लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अपॉइंटमेंट हो रही हैं और मिस्टर ए जो हैं इनको हमने एज ए यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है, इलेक्शन इनकी अपॉइंटमेंट है ना, नॉमिनेट किया गया है। अब जो मिस्टर ए ना बैंक ऑफ बड़ौदा को, क्योंकि मिस्टर ए जो है ना एक एडवोकेट और है, मतलब बाय क्वालिफिकेशन एडवोकेट भी है, और वो एक लॉ फर्म में एज ए पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, एज ए पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये जो है ना इनकी जो फर्म है, याद रखिएगा, ये फर्म बैंक ऑफ बड़ौदा को एडवाइजेस भी करती है लीगल मैटर्स के ऊपर, या कोई और लीगल नहीं तो कोई और भी एडवाइजरी फंक्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आईटी को लेके बात कर सकते हैं, आईटी स्पेशलिस्ट एक फर्म है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसको अपने सर्विसेज देती है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि भैया आप ना अपनी प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस को यहां मेंटेन करेंगे। जैसे द कैंडिडेट शुड नीदर हैव एनी बिजनेस कनेक्शन इंक्लूडिंग लीगल और एडवाइजरी विद अ कंसर्न्ड बैंक,
तो आपको कोई क्या नहीं होगा, बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आप सर्विसेज दे रहे हैं तो क्या हो गया, बिजनेस कनेक्शन। और शुड बी एंगेज इन एक्टिविटीज व्हिच माइट रिजल्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट कब आएगा, जो बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज सिमिलर है, जो बैंकिंग जैसे स्मॉल स्केल लेवल पर याद रखिएगा ये ना फंड प्रोवाइड करते हैं, लैंडिंग्स करते हैं विद द लाइसेंस ऑफ आरबीआई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे निधि कंपनी बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा भी का वर्किंग एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। जो स्मॉल है ना लेवल पे, छोटे लेवल पर फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बैंकिंग अगर एक्टिविटी से मिलता हुआ वो है ना, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो आप किसी तरीके की अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हो, बिजनेस कनेक्शन नहीं होना, ठीक है, एंड दूसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस भी नहीं होना चाहिए। Candidate should not be having any professional relationship with the bank or any non-operative financial holding company। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, मान लीजिएगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप अपनी सर्विसेज बैंक को दे रहे हैं, जो लीगल कंप्लायंसेस पे आप याद देखिएगा, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस में आपकी फर्म उसको हेल्प कर रही है, तो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहे हैं आप। तो बोला ऐसा नहीं चलेगा, प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस तो रहेंगे। Provide that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to meeting the requirement under item B. The candidate shall submit a declaration to the committee that such relationship with the bank be severed if he is elected as director, and upon being the elected severed such relationship before appointment as director। अब अगर मान लीजिएगा भैया क्या करूं, डिस्क्वालिफिकेशन किसी ग्राउंड में मैं नहीं हूं, आई एम एब्सोल्युटली क्वालिफाइड, बट सर ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप अराइज हो गया, अब क्या करूं सर, बताओ ना क्या करूं, ये वाला प्रॉब्लम तो आ गया, ये वाला तो आ गया, ये वाला पॉइंट ए का नहीं बात कर रहा हूं मैं, इसका ही बात कर रहा हूं बी का। ये वाली अगर इशू है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता है, तो याद रखिएगा एट टाइम ऑफ इलेक्शंस को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अगर एज ए डायरेक्टर इलेक्ट हो जाता हूं तो मैं ये याद रखिएगा, मैं अपना सर्विसेज उस प्रोफेशनल सर्विसेज जहां से प्रोवाइड करिए वहां से मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, इस बात को कर लूंगा, मतलब डिक्लेरेशन देना होगा, ऑलराइट, ताकि वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रहे। ऑलराइट सर, नाउ ट्रैक रिकॉर्ड एंड इंटीग्रिटी। The candidate should not, under the adverse notice of the any regulatory or supervisory authority, agency or lawful enforcement agency, and not be defaulter of any lending institutions। अब adverse notice का मतलब समझना, मतलब कोई against judgment नहीं आया हो। नोटिस तो हो सकता है भैया फेवर में ही आया हो, मेरे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाए थे, जजमेंट आया, हम जीत गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मान लीजिएगा कोई पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उसके ऊपर कोई नोटिस आए हुए, यहाँ पे देखिएगा any regulatory or supervisory authority or agency or any lawful enforcement agency, जैसे केसेस में बात समझ में आ रहा है, ऐसी एजेंसी कौन जगह से भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे और कुछ गड़बड़ का मामला चला था, इंक्वायरी चल रही है उनके खिलाफ, या कहीं ना कहीं इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उन्हें पकड़ा है और नोटिस दिया हुआ, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो एडवर्स अगर नोटिस है, एडवर्स में है तब, एडवर्स में नहीं और नोटिस रिसीव हुआ है, उनके कोई फेवर में है कोई चीज, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको क्लैरिटी बता दूं ना, ये कहना यहाँ बहुत आसान है, इस बात को जो मैं आपको कह रहा हूँ इस पॉइंट को लेकर, बट इन प्रैक्टिकली वी नीड टू प्रूव इट। अगर कोई नोटिस भी है तो उसको बहुत से जज किया जा रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन को डिटेल में और समझा जाता है, सिर्फ इतना कहना सफिशिएंट नहीं होगा। बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस वी कैन से दैट कोई एडवर्स नोटिस नहीं होना चाहिए किसी भी रेगुलेटरी की, सुपरवाइजरी या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से, ऑलराइट, और नहीं अब डिफॉल्टर होना चाहिए किसी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के। Now बैंक shall obtain from the elected director, भैया क्या लेना है उससे, दूसरा डिक्लेरेशन लेनी भैया, क्या कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें यार देखिए जो हमने अब तक बात करी है उसमें आप नहीं फॉलो होते हैं, और कोई इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो इमीडिएट हमको इंटीमेट कीजिएगा। नाउ डीड, the bank shall obtain from the elected director a deed of conveyance executed in the prescribed format before such person assume of office of course assumes मतलब मजे का बात है सर, ऑफिस मतलब बोर्ड, बैंक के बोर्ड में आप चेयर जाके ज्वाइन करने वाले हैं एज डायरेक्टर, उससे पहले एक कॉन्वेनेंट एग्जीक्यूट कीजिएगा कि आप इस बात की अंडरटेकिंग देंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की, हाँ जी, तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बैंक के और उस पर्टिकुलर पर्सन के बीच में। एंड डिक्लेरेशन ऑफ एवरी ईयर 31 मार्च टू इफेक्ट दैट द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय दिस पर्सन हैव नॉट अंडरगोन एनी चेंजेस, और चेंज होता है तो फिर फ्रेश या देखिए एनेक्सर ए के अंदर फॉर्म वापस से फाइल करना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन चेंजेस हैं। Now, बैंक shall also ensure compliance। अब ये compliance का मतलब क्या, ऑल टाइम मेंटेन रखना होगा ना, सेक्शन 20 कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का कि आपको कंप्लायंसेस ऑल टाइम मेंटेन रखने हैं। क्या कंप्लायंसेस होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डायरेक्टर बना है,
अब वो या उसका 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 कोई क्लाइंट है, ठीक है, वो बैंक का एक सब्जेक्ट मैटर है, मतलब उसको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्रेडिट इवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टर है बैंक का, वो इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है या उसका क्लाइंट है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सही है। कहता है put a place in a system of safeguards including proper disclosure of elected CA directors or his firm's clients not participant bank credit। देखो कौन सी दो बात खास आ रही है, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कब, जब वो इन्वॉल्व हो रहा है खुद या उसका फर्म के क्लाइंट्स इन्वॉल्व हैं उस केस में। बात पकड़ मारा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हमने कहा कि भैया आप मान लीजिए एसबीआई में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो भैया इसका तो आप डायरेक्टर बनेंगे नहीं क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो गए, लेकिन मान लीजिएगा एग्जांपल के तौर पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैं, ठीक है, पर आपकी नॉमिनेशन एसबीआई में डायरेक्टर हो रही है, ठीक है, हो सकता है, बट भैया यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहा है आपके लिए, ठीक है, आपने अप्लाई किया बैंक को, अब सर क्वेश्चन राइज होता है कि सर इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो क्लाइंट्स हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और एसबीआई को अप्लाई किए हुए हैं, और वो उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के कौन है, वो साइड बाय साइड क्लाइंट्स भी हैं, तो भैया आप क्योंकि हमारे बैंक के डायरेक्टर भी हो और वो आप लोग जिन्होंने अप्लाई किया बैंक को क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए, वो लोग आपका क्लाइंट है, तो सुनो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ऑलराइट, the elected CA directors should be required to compulsory dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect, and वो अपने आप को इसमें फिर अलग कर लेगा। Again कहता है elected director to make full and proper disclosure of his interests and directorship in the business entities। किसी अब मान लीजिए एक business entity, for example देने होता है, रिलायंस कंपनी में मिस्टर ए जो कि एसबीआई के डायरेक्टर हैं, एसबीआई के बोर्ड में डायरेक्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर मान लीजिएगा शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और रिलायंस कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसको, एसबीआई को, फ्रांस ने किसको अप्लाई किया, एसबीआई को। अब मिस्टर ए इस काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट है इसमें भाई साहब, तो बताना पड़ेगा देखो। एंड with director personally distancing himself from and not participate in the bank credit and investment decision involving the entities and not allowed any professional work to a person who was elected director of that bank for a period of 2 years after the meeting of such a director। कि अगर मान लीजिए एसबीआई में कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर था, एसबीआई में एक पर्सन जो कि डायरेक्टर था, अब डायरेक्टरशिप यहाँ तो रहेगी नहीं, जिंदगी में चलेगी, 6 साल ज्यादा है ही नहीं, पहली बार वो वापस अपनी किसी फर्म को ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी फर्म को वापस ज्वाइन कर लिया या अपना प्रोफेशनल वर्क स्टार्ट कर लिया। अब आप ना डायरेक्टर लोग सुनिए, आप बैंक के बोर्ड है ना, तो आप डायरेक्टर लोग इनको जो कि पहले एसबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं, इन्हें छोड़ने के बाद डायरेक्टरशिप छूट गई, खत्म हो गया इनका टेन्योर, उसके बाद 2 साल तक, कितना 2 साल तक इनको कोई भी प्रोफेशनल वर्क आप इनको असाइन नहीं करेंगे, 2 साल बाद कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका क्या है ना, बैंक से रिलेटेड सारी इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन इनके पास इन्वॉल्व है, तो आप इनको कोई भी प्रोफेशनल वर्क नहीं अलॉट करेंगे। 3 खास तौर से कंप्लायंस सेक्शन 20 के बैंकिंग रेगुलेशन 1949 ने बताए हैं। 3 है, क्लियर हो गया होगा, है वो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है, अगर कोई भी सीए डायरेक्टर है उसका क्लाइंट या उससे रिलेटेड कोई क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसमें, अगर कनेक्टेड है, या कोई और भी हो सकता है डायरेक्टर जो कि किसी एंटिटी में इंटरेस्टेड हो, उस केस में भी वो अलग रखेगा अपने आप को। और किसी भी डायरेक्टर को आप वर्क प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोफेशनल वर्क नहीं देंगे अगर वो 2 साल पहले ही डायरेक्टर है। हाँ, 2 साल निकल जाने दीजिएगा, उसके बाद आप उसको प्रोफेशनल वर्क दे सकते हैं। Now, where the elected director fails to submit deed of covenant or declaration, make a proper disclosure or refrain participating in a client credit and investment decision whenever he is interested, or make incomplete or incorrect disclosure involved in such activities that render him or her not fit and proper person above criteria, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirement of section 2 of 19A of SBI Act and Banking Regulation Acquisition Transfer Undertaking Act 1980 and shall be liable for consequences thereof, and the committee shall adopt revise। अच्छा ये पॉइंट अलग है, ये अलग है, पहले समझना। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या हो गया भैया, उसको रिमूव करने के लिए आगे स्टेप ले सकते हैं, है ना। अगर वो इंटेंशनल डिफॉल्ट होगा तो ऑफ कोर्स अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं, बट यहाँ बोला गया क्या है कि भैया वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्या अब क्यों क्या करा है, चाहे आपने डीड सबमिट नहीं किया, कॉवेनेंट जो देना था आपको, आपने डिस्क्लोजर दिए, आपने आपको इंटरेस्टेड थे लेकिन आपने आपको रिफ्रेन नहीं किया, बचाया नहीं उस चीज से, फिर भी आपने पार्टिसिपेट किया, गलत या इनकरेक्ट आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए तब भी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, कमेटी कह रहा है कि अब यही जो हमने क्राइटेरिया बताया ना, कमेटी इसको रिव्यू कर सकता है टाइम आरबीआई की डायरेक्शंस पे,
तो क्या होगा, नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी, ऑफ कोर्स उसी नए क्राइटेरिया के बेसिस पे होगी फिट एंड प्रॉपर पर्सन के लिए। सेकंड, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, मान लीजिएगा आज के डेट में कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, आरबीआई का सर्कुलर आ गया, ठीक है, कि ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया है, तो उसे फुलफिल किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग लोग, जो डायरेक्टर लोग होगा, उनको फुलफिल करेंगे, थोड़ा ना उठा के बाहर फेंक देंगे, भागो ऐसे तो हम फुलफिल नहीं कर रहे, वो फुलफिल किया जाएगा। जैसे कमिटी शैल अडॉप्ट रिवाइज्ड क्राइटेरिया स्टेटेड अबव व्हाइल स्क्रूटिनाइजिंग द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स सीकिंग द इलेक्शन एज अ न्यू डायरेक्टर, appointment, reappointment. However, existing elected directors may allowed to complete their current terms as per the revised criteria. और जो existing, अब जैसे बताया ना 6 साल के लिए अपॉइंट किए हुए हैं, मैक्सिमम कितना होता है 6 ईयर के लिए, 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए जो रिवाइज्ड, यहाँ देखिएगा वहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, existing director may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria. प्री-रिवाइज्ड क्राइटेरिया वर्ड आ रहा है, प्री रिवाइज्ड। अब ये नहीं है कि अगर इसमें मान लीजिएगा कुछ चेंजेस आ गए क्राइटेरिया में, तो दो जो बचा हुआ टेन्योर होगा उसका, जैसे मैंने कहा 6 ईयर के लिए अपॉइंट किया हुआ है, 4 ईयर कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर अगर आरबीआई ने इस ड्यूरेशन में कोई नया फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया निकाला, फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया फिर से बता दिया, तो जो उनका एग्जिस्टिंग 2 ईयर का मान लीजिए अगर रह रहा है आगे का, तो जो पहले जो बताया गया क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग से कंप्लीट करेंगे। बट अगर यहीं से अगर किसी और की अपॉइंटमेंट करनी होगी तो फिर वो आरबीआई के नए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही होगी। ओफो सर, आई होप ये सिंपल सा टॉपिक मेरे बच्चों को अच्छे से आ गया होगा। फिर भी यार मैं हमेशा कहता हूँ कोई क्वेरी रह गया होगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ बताऊंगा, हेल्प करूंगा 100%। ऑलराइट, एंड इतना ही पढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से याद होता चले। ऑलराइट, और यहाँ ये क्लियर कर दूं, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िएगा, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना, तो एक दिन में पूरे सब्जेक्ट एक के पीछे पड़े रहना है। हाँ, मैं यहाँ टू द पॉइंट, हाँ, क्लास ओरिएंटेड ही बात होनी है, एकेडमिक की बात होनी है, और कोई बकवास नहीं होनी है। सो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय।